मालदीव्स में पिछले चंद दिनों से कुछ ज़्यादा ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट चल रहा है। ये बात आप जानते हैं कि मालदीव्स आज की डेट में कहीं ऐसी परिस्थिति में ना आ जाए कि जैसे भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने 2015 में महिंदा राजापक्से का श्रीलंका में इलेक्शन के दौरान कैंपेन के ऐसा डिफीट कराया था कि उसके बाद राजापक्से और उसकी पार्टी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। तो क्या मालदीव्स आज की डेट में उसी नक्शे कदम पर चल रहा है? इसको जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम मालदीव्स की पूरी सिचुएशन को समझेंगे और वहाँ पर ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो जनरेट हुआ है रिसेंट समय में उसका भी इतिहास जानेंगे। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं है, चीज़ें बहुत सरल हैं अगर आप इसको ध्यान से समझें तो। मालदीव्स में बेसिकली दो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पहली है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, जिसका लीडर उस समय 2018 की अगर मैं बात करूं तो अब्दुल्ला यमीन हुआ करता था। दूसरी पार्टी जो है उसका नाम है बेसिकली मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और उसका लीडर अगर मैं 2018 की बात करूं तो उस समय मोहम्मद नशीद हुआ करता था। 2018 में जब प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन था मालदीव्स का, अब्दुल्ला यमीन जनरली एक प्रो चाइना लीडर था और जो अब्दुल्ला यमीन की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स थी ये भी प्रो चाइना पार्टी थी। अब प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और अब्दुल्ला यमीन ने 2018 तक मालदीव्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करे जिन सारे प्रोजेक्ट्स में चाइना को बढ़त मिली भारत की जगह पे और भारत को अपनी स्पेस एक्सप्लोर करने में लिमिटेशंस आई, क्योंकि अब्दुल्ला यमीन की पूरी थॉट प्रोसेस, पूरी पॉलिसी जो है वो प्रो चाइना ही टिल्टेड रहती थी। लेकिन अब्दुल्ला यमीन का क्योंकि दूसरा जो ओपोनेंट था वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर मोहम्मद नशीद था और अब्दुल्ला यमीन ने मोहम्मद नशीद को इलेक्शन में हराकर विक्ट्री प्राप्त कर मालदीव का प्रेसिडेंट बना था, तो उसने मोहम्मद नशीद के ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयाँ चालू करी थी। इन कार्रवाइयों को चालू करने की प्रोसेस में ये हुआ था कि उन बहुत सारी कार्रवाइयों के दौरान मोहम्मद नशीद कन्विक्ट भी हो गया था। 2018 में इलेक्शन होने से पहले मोहम्मद नशीद मालदीव छोड़कर श्रीलंका भाग गया था और वो तब से श्रीलंका में ही रह रहा है। अब समस्या ये थी कि 2018 में चुनाव होने थे। चुनाव के समय मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मोहम्मद नशीद की थी, जिसमें मोहम्मद नशीद खुद तो था नहीं क्योंकि वो उस समय जो है मालदीव्स में नहीं बल्कि श्रीलंका में छिपा बैठा था, और दूसरी थी अब्दुल्ला यमीन की पार्टी जो कि थी बेसिकली प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। अब अब्दुल्ला यमीन को 2018 में ये लगा कि चुनाव होंगे, मेरा जो मेन ओपोनेंट है जो नशीद वो बेसिकली मालदीव्स में तो है नहीं, तो उसकी पार्टी किसी भी तरीके से इलेक्शन जीत नहीं सकती। लेकिन 2018 तक जैसा मैंने आपको बताया कि परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि अब्दुल्ला यमीन ने इतने सारे प्रो चाइना प्रोजेक्ट्स किए थे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रियल एस्टेट डेवलपमेंट तक के प्रोजेक्ट जो चाइना को मिले थे वो हुए कि इसकी वजह से मालदीव्स में लोग बड़े परेशान भी थे, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी पॉलिसी की प्रॉब्लम ये है कि यदि चाइना कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आपके देश में करने आ रही है, यानी कि अगर चाइना मालदीव्स में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने जा रही थी, तो चाइना उस प्रोजेक्ट में अपनी लेबर लेके जाती है, अपना प्लांट एंड मशीनरी लेके जाती है। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी में किसी को आपत्ति नहीं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए हाईवे कंस्ट्रक्शन करने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हाईवे बनाने के लिए आज की डेट में प्लांट एंड मशीनरी का रिक्वायरमेंट होगा वो चाइना अपनी तरफ से ही लाएगी। लेकिन ये चीज़ भारत भी करता है। अगर भारत मान लीजिए अफ्रीका के किसी देश में जाकर हम वहाँ पर कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी हम अपना ही लेके जाते हैं। लेकिन फ़र्क चाइना और इंडिया के अप्रोच में केवल ये है कि चाइना अपना लेबर भी लेके जाती है। अब अगर चाइनीज़ लेबर जो है मालदीव्स के अंदर जाकर अब्दुल्ला यमीन की प्रेसिडेंसी में 2018 तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है, उन प्रोजेक्ट से विकास होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उन सारे प्रोजेक्ट्स में जितनी भी लेबर है वो चाइनीज़ लेबर है, तो मालदीव के लोगों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट तो मिला नहीं। तो मालदीव के लोग भी जो थे उस समय बहुत ही परेशान थे। लेकिन अब्दुल्ला यमीन क्योंकि उस समय चाइना से पैसा ले रहा था, उसने चाइना से पैसा खाया भी था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करप्शन भी बहुत हुई थी, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल था कि भाई मेरा जो ओपोनेंट है मोहम्मद नशीद मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो तो बेसिकली अभी यहाँ पर है ही नहीं, तो वो मेरे को इलेक्शन में कैसे हरा सकता है। अब जब लोगों का सेंटीमेंट अब्दुल्ला यमीन के साथ नहीं था तो 2018 की ये बात है कि मोहम्मद नशीद को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोगों ने उस समय पूछा कि भाई आप खुद तो डायरेक्टली इलेक्शन कंटेस्ट कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट जो है अब्दुल्ला यमीन के खिलाफ है, अब्दुल्ला यमीन जो है बेसिकली अपने ही एक हवाई महल में जी रहा है कि भाई मेरे को तो कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ हराने के लिए, तो इसको हराया कैसे जाए। तो उस समय नशीद ने बोला कि भाई अगर मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा तो इसको हराना मुश्किल है। लेकिन उस समय भारत ने जो है
आप मानिए कि नशीद को बार बार ये समझाया कि आप कन्विक्टेड हैं, आपके ऊपर करप्शन केसेस के केस में इसने इंक्वायरीज बिठा रखी हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, अगर आप मालदीव पहुंचेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और आपके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में अब्दुल्ला यमीन सक्षम भी रहेगा ये कह के कि देखो ये भ्रष्ट आया था और मैंने इसको पकड़ लिया, तो जो उस केस में ये सारा नैरेटिव आप ही के खिलाफ जाएगा। तो आप इलेक्शन को मत लड़िए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि फिर मोहम्मद नशीद ने इवेंचुअली अपने ही एक मित्र का नाम प्रपोज किया और उस मित्र का नाम था इब्राहिम सोली। अब उसने ये बोला कि भाई ये जो मेरा मित्र इब्राहिम सोली है इसको आप बेसिकली लेके जाइए, ये मालदीव्स में ही है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का एक नेता है, मेरे बिहाफ पर इसको सपोर्ट कर कर चुनाव जितवाइए और अगर ये चुनाव जीत गया तो मेरे बिहाफ पर, मेरी बैकिंग पर हम लोग काम कर पाएंगे। और यही हुआ कि 2018 में जब इवेंचुअली मालदीव्स में चुनाव हुआ, अब्दुल्ला यमीन के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो उस समय अपने आप को एक ऐसा लीडर समझ बैठा था कि उसको तो अगले 40-50 साल शायद कोई नहीं हराने वाला था। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ उस समय मालदीव्स में इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि बैक्ड था नशीद की पार्टी से और नशीद की बैकिंग के थ्रू मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। अच्छा, अब जब 2018 में इब्राहिम सोली प्रेसिडेंट बना तो इब्राहिम सोली मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का था। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो प्रो इंडिया पार्टी है। तो उस दौरान यही हुआ कि उसने जितने भी प्रोजेक्ट्स फिर इंडिया को देने चालू करे और इंडिया की बहुत सारी कंपनियों ने प्रोजेक्ट्स को मालदीव में इनिशिएट करना चालू करा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि नशीद जो है वो खुद तो बैठा था कोलंबो में और श्रीलंका में, तो वहां से वो कंट्रोल करता था गवर्नमेंट को पूरी की पूरी, जो इब्राहिम सोली की हुआ करती थी। अब सबसे बड़ा नशीद के लिए एनिमी कौन है? सबसे बड़ा नशीद के लिए एनिमी था अब्दुल्ला यमीन, जिसको अभी चुनाव में इब्राहिम सोली ने हराया था। तो बार बार नशीद के कहने पर इब्राहिम सोली को नशीद यही बात बोलता था कि भाई आप अब्दुल्ला यमीन के खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस कीजिए। अब देखिए, बदले की राजनीति थी। इस बदले की राजनीति में भारत ने 2018-19 में भी इब्राहिम सोली को और नशीद को यह समझाया कि आप इन चक्करों में मत पड़िए, अब्दुल्ला यमीन चुनाव हार चुका है, आप ये रिवेंज और ये बदले की राजनीति के अंदर ना पड़ें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल को जब हवा घूमेगी तो ये आप ही के खिलाफ आएगा। लेकिन उस समय ना नशीद माना और ना ही सोली माना। तो नशीद के कहने पे इब्राहिम सोली ने फिर वही कार्यक्रम चालू कर दिया और कार्यक्रम कुछ ऐसा था कि भाई सोली ने अब्दुल्ला यमीन के केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। अब जब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, प्रूव हो गया कि भैया जो अब्दुल्ला यमीन है इसने भी बहुत सारा पैसा खाया है। अब्दुल्ला यमीन क्योंकि चाइना बैक्ड था, तो चाइना बैकिंग के कारण क्या है कि भाई अब बार बार अब्दुल्ला यमीन चाइना को बोलता था कि आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे बचाइए। अब चाइना भी उस समय परेशान थी 2018-19 में कि भाई हम कैसे ही अब्दुल्ला यमीन को बचाएं। और जैसे जैसे कार्रवाई अब्दुल्ला यमीन के ऊपर बढ़ रही थी, सोली की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करके अब्दुल्ला यमीन को अब 11 साल के लिए जेल करवा दी। और 2019-20 में जब अब्दुल्ला यमीन को जेल हो गई तो जाहिर सी बात है कि अब आप देखिए कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव का लीडर अब्दुल्ला यमीन, उसको डाल दिया गया जेल में। और दूसरी जगह पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लीडर था, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्विक्टेड था, और दूसरी जगह पर वो भगोड़ा था, तो वो बैठा हुआ था श्रीलंका में। तो दोनों बड़ी पार्टियों के दोनों बड़े नेता एक जेल में और एक देश के बाहर, और उन्हीं के पिट्ठू जो हैं वो सरकार चला रहे थे। तो पिट्ठू अभी जो बेसिकली था इब्राहिम सोली, वो नशीद का पिट्ठू था, तो नशीद के बिहाफ पर वो सरकार चला रहा था। अब हुआ क्या? अब ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट जनरेट कैसे हुआ? ये जनरेट कुछ ऐसे हुआ कि जैसे ही अब्दुल्ला यमीन को 11 साल की जेल हुई और उसके करप्शन केसेस के ऊपर ये इश्यूज आने लगे, तो चाइना ने उस समय बेसिकली एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। चाइना ने ये देखा कि 2019 में भारत में बीजेपी की सरकार को फिर से बढ़ोतरी मिली और बीजेपी की सरकार दोबारा आ गई पावर में। और 2020 में चाइना ने अब एक नया कैंपेन चालू किया। उन्होंने ये देखा कि भाई टाइमिंग देखिए आप, 2020 में भारत में 2019 में इलेक्ट हुई हुई नई सरकार ने पावर ले ली थी। 2020 में जब चाइना ने ये चीज़ देखी कि भारत का दबदबा सोली पे बढ़ता रहेगा, तो उस समय चाइना ने एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पूरे मालदीव्स में चालू किया। मालदीव्स में एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है जिसका नाम है DRS न्यूज़। DRS न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल है,
जिसकी सबसे ज़्यादा रीडरशिप है पूरे मालदीव्स के लोकल इलाकों में। तो मालदीव्स की जो जनता है, लगभग 70 से 75% जनता DRS न्यूज़ के न्यूज़ लेटर्स को और न्यूज़पेपर को पढ़ती है। अब चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, उसने DRS न्यूज़ में पैसा लगाना चालू किया, और इस DRS न्यूज़ में पैसा दे दे के उन्होंने सबसे पहला गेम ये खेला कि उन्होंने इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में अब्दुल्ला यमीन के फेवर में एक नरेटिव चालू किया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि भाई इब्राहिम सोली जो है वो अब्दुल्ला यमीन को जानबूझ के टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो भारत के कहने पे कर रहा है। भाई भारत को क्या पड़ी है अब्दुल्ला यमीन को 11 साल की जेल करवाने में? अब्दुल्ला यमीन अगर जेल गया है 11 साल के लिए तो वो अपने कुकर्म की वजह से गया है, लेकिन चाइना ने उसके कुकर्मों को भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करी, पहली बात। दूसरी बात, DRS न्यूज़ के पूरे न्यूज़पेपर में एक रेगुलर बेसिस पे नरेटिव चलता रहा कि भाई ये चीज़ जो हो रही है ये भारत के कहने पे हो रही है। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मालदीव्स में DRS न्यूज़ जो है उसी का एक इंटेलेक्चुअल विभाग है, और वो इंटेलेक्चुअल विभाग जो है वो जर्नल पब्लिश करता है और दूसरे महीने, और उन जर्नल्स का नाम है द मोल्डीवियन जर्नल। और ये मोल्डीवियन जर्नल्स जो हैं DRS न्यूज़ के बिहाफ पर आज़ाद अजान नाम का एक व्यक्ति चलाता है। आज़ाद अजान नाम का जो ये व्यक्ति है ये बेसिकली एक प्रो चाइना व्यक्ति है, और ये चाइना से आउटराइट पैसे खाता हुआ कई बार पकड़ा भी गया है। आज़ाद अजान ने चाइना के बिहाफ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से पैसा लेके मोल्डीवियन जर्नल में 2020 में जर्नल में लिख के एक रिपोर्ट बनानी शुरू करी, और उस रिपोर्ट का नाम ये था कि भाई भारत जो है यमीन को टॉर्चर कर रहा है मोदी के कहने पे। अब एक ऐसी पूरी रिसर्च मैन्युफैक्चर की गई कि अब्दुल्ला यमीन इज बीइंग टॉर्चर्ड बाय डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आप सोचिए कि मालदीव्स ऐसा कहना चाह रहा था कि हम इतने खाली लोग बैठे हैं कि हमारे को देश चलाना या पूरे विश्व से एंगेज करने में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हमारे को एक अब्दुल्ला यमीन नामक व्यक्ति को टारगेट करने की आवश्यकता पड़ी हुई है। मतलब मूर्खता की भी एक हद होती है। लेकिन उन्होंने ये नैरेटिव चलाया, और नैरेटिव ये चला कि भाई PMO जो है भारत की वो डायरेक्टली इंटरफेयर कर रही है। अच्छा, अब जब ये रिसर्च पूरी मोल्डीवियन जर्नल में पब्लिश हुई, इसी रिसर्च के छोटे छोटे टुकड़े निकालकर DRS न्यूज़ में अगले 6-8 महीने चलाए गए। अच्छा, पूरा 2020 और पूरा 2021 जो है एंटी इंडिया सेंटीमेंट चलता रहा। अच्छा, अब एक और चीज़ हुई 2020-21 में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो लॉकडाउन लगा हुआ था। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद टूरिज़्म शुरू हुआ, और अगर आपको याद होगा तो 2020-21 में मालदीव एक ऐसी कंट्री थी जिसने भारत से टूरिस्ट को अलाउ करना स्टार्ट किया। इब्राहिम सोली की सरकार थी। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, अब्दुल्ला यमीन जो है, जो कि प्रो चाइना प्रेसिडेंट रह चुका था 2018 तक, जिसके ऊपर जेल हो चुकी थी क्योंकि 11 साल के लिए वो कन्विक्ट हो गया था, उसके और उसकी पार्टी के कई साथियों के मालदीव में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं। अब चाइना ने इसको, अब्दुल्ला यमीन को ये बोला कि भाई आपके और आपके दोस्तों के जो लगभग 70-75 रिजॉर्ट्स हैं पूरे मालदीव्स में, वहाँ पर भारतीयों को आने दो और भारतीयों को वहाँ पर सबक सिखाएंगे। अब सबक कैसे सिखाया जाता था, अब आप इस गेम को समझिए। यहाँ से कोरोना काल के दौरान जब भारत से एक व्यक्ति मालदीव्स जा रहा था, तो कोरोना काल में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स लगे हुए थे उसके तहत आपको RT-PCR टेस्ट भारत से कराना था। अब आप भारत से RT-PCR करा कर एक दिन पहले फ्लाइट में बैठे हैं। अगले दिन जब आप फ्लाइट लेते हैं और मालदीव जाते हैं तो मालदीव उतरने के बाद आपका मालदीव एयरपोर्ट पे दोबारा RT-PCR होगा। तो जो RT-PCR टेस्ट आपका मालदीव एयरपोर्ट पे होता था, और वो एयरपोर्ट पे जब आप RT-PCR कराने जाते थे तो आपके बाकायदा कागजात चेक होते थे, और कागजात में देखा जाता था कि आप कौन से होटल में हैं। अब क्योंकि चाइना का दबदबा उस समय इतना ग्राउंड लेवल पर था ही ऑलरेडी, कि उन्होंने इमिग्रेशन के अधिकारियों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि यदि कोई भारत से आया हुआ व्यक्ति अब्दुल्ला यमीन या उसके साथियों के किसी 70-75 होटलों में अगर रुक रहा है तो उस केस में उसके RT-PCR को आप मैनिपुलेट कीजिए। अब होता क्या था, आप एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट यहां से लेकर गए हैं, और जैसे ही मालदीव में 4 घंटे की फ्लाइट लेके आप पहुंचे, तुरंत आपका RT-PCR पॉजिटिव आ गया। और सोचिए कि पॉजिटिव भी ऐसा आया कि कोई सिम्टम नहीं है आपको, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट में आपको पॉजिटिव दिखा दिया, क्योंकि आप केवल उसी रिजोर्ट में रुके थे जो अब्दुल्ला यमीन या उसके दोस्तों का था, तो अब आपको उस रिजोर्ट में आप गए थे 2-3 दिनों के लिए, अब आपको 14 दिन का आइसोलेशन कर दिया। तो यानी कि 14 दिन का पेमेंट अब आपको करना पड़ेगा। तो अब्दुल्ला यमीन के और उसके दोस्तों को पैसा पहुंचाने का ये एक नया तरकीब चाइना ने निकाला था।
और कितनी सरप्राइजिंग बात है कि हर रिजोर्ट में ऐसा नहीं हो रहा था, केवल चंद चुनिंदा रिजोर्ट्स में ऐसा हो रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि कोविड होगा, आपको सबको पता है कि कोरोना काल में कोविड के दौरान बड़े सारे सिम्टम्स होते थे, और सरप्राइजिंग बात है कि आप मालदीव्स गए हैं, आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है लेकिन कोई सिम्टम ही नहीं है, लेकिन आप 14 दिन के लिए आइसोलेटेड हैं और 14 दिन के लिए आपको खर्चा उठा के यमीन को और उसके दोस्तों को पैसा पहुंचाना पड़ेगा। अब पैसा पहुंचाया जा रहा था, तो यमीन चाहे जेल में हो, लेकिन उसके और उसके जितने भी साथी थे उन्होंने कई हजारों करोड़ों रुपए जो है इकट्ठे करने शुरू कर दिए भारतीयों को ऐसे लूट लूट के। समस्या और कब बढ़ी? समस्या बढ़ी 2022 में। 2022 में इंडिया की जो हाई कमीशन है मालदीव्स में, उसने जून 2022 में मालदीव्स के अंदर इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करना था। इंटरनेशनल योगा डे आप जानते हैं कि भाई जून के महीने में हम पूरे विश्व स्तर पर हर जगह ऑर्गेनाइज करते हैं। जब जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो एक मेगा इवेंट होता है। तो इंडिया के हाई कमीशन ने मालदीव्स में 2022 में भी इस चीज़ को करने की कोशिश करी। अब जब 2022 में हमने इस चीज़ को करने की कोशिश करी तो उस समय एक चीज़ तय हुई कि भाई एक स्टेडियम को किराए पे लिया जाएगा और वहां पर लोगों से हम योगा का सेलिब्रेशन करेंगे, जो भी योगा डे का फेस्टिवल का जो एक ब्रोशर बन के आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। उस समय चाइना ने, क्योंकि यमीन जेल में था, उसके साथियों को प्रोवोक करके बोला कि भाई जैसे ही भारत ये सेलिब्रेशन करेगी आप स्टेडियम के अंदर, आप अपने पार्टी के लोगों को, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के लोगों को बोलिएगा कि स्टेडियम के बाहर इतनी भारी मात्रा में आ जाएं कि वहां पर वो बोर्ड लेकर खड़े हो जाएं कि योगा एक एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम चीज है। और वही हुआ। जैसे ही इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन चालू हुआ, बाहर भारी मात्रा में ये प्रोटेस्टर्स आ गए और इन प्रोटेस्टर्स ने आते सार प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया, आप सोचिए कि उस समय इतनी परिस्थिति खराब हो गई कि वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस ने जो है सारी इवेंट को कैंसिल करके इन प्रोटेस्टर्स को भगाया और भगदड़ मची वहां पर। तो इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन 2022 में हो ही नहीं पाया मालदीव्स में। और ये एक हमारे लिए बड़ी परेशानी की चीज़ थी कि भाई मालदीव्स जो है हमारा एक नेबर है मैरीटाइम लेवल पे, और वहां पर ये चीज़ हुई यमीन के चक्कर में। लेकिन जब ये इंटरनेशनल योगा डे के डिसरप्शन में चाइना सक्सेसफुल हुआ, तो उस समय चाइना को समझ आ गया कि अब हमें इस एंटी इंडिया सेंटीमेंट को और 6-8 महीने चलाना है। क्योंकि जैसे ही इसको 6-8 महीने चलाएंगे, 2023 में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले पहले इस एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे गेम खेलेंगे। तो अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि ये जो पूरा एंटी इंडिया सेंटीमेंट था, ये 2018 से ही चल रहा है, ये कोई अभी का नहीं है, पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये थी कि भाई चाइना को अब ये चीज समझ आ गई कि अब्दुल्ला यमीन जेल में है, जैसे कि मोहम्मद नशीद कोलंबो में है, तो ना तो मोहम्मद नशीद वापस आके चुनाव लड़ सकता है, उसके बिहाफ पर इब्राहिम सोली सरकार चला रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि भैया जब यहां पर प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव का जो लीडर है, जो अब्दुल्ला यमीन है, जब उसको जेल हो गई तो अब चुनाव कौन लड़ेगा? अच्छा, अब दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि भाई अब्दुल्ला यमीन जब जेल गया तो अब्दुल्ला यमीन ने उस समय प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के लीडर को चुना और उसका नाम था वहीद हसन। वहीद हसन को चुना। अब भाई वहीद हसन एक बड़ी सीनियर पर्सनैलिटी है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का एक बहुत बड़ा चेहरा है। अब जाहिर सी बात है कि भाई अगर अब्दुल्ला यमीन नहीं होगा तो वहीद हसन जो है चुनाव लड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, 2023 में अब जैसे ही चुनाव पास आया तो अब्दुल्ला यमीन के सपोर्टर्स को बोला गया कि भाई चुनाव लड़ना है। अब अब्दुल्ला यमीन चुनाव नहीं लड़ सकता, तो चाइना ने वही चीज करी। चाइना ने बोला अब्दुल्ला यमीन को कि भाई आप चुनाव लड़ नहीं सकते, तो आप एक काम कीजिए कि वहीद हसन का नाम प्रपोज कीजिए। लेकिन अब्दुल्ला यमीन ने ये गलती कर दी। अब्दुल्ला यमीन ने बोला कि नहीं, आप जो है मेरे दोस्त मुइजू को पकड़िए और मुइजू को जो है चुनाव लड़ाइए। अब मुइजू में और वहीद हसन में बहुत फर्क है। मुइजू जो है एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन भी नहीं था, हाल ही में उसने अपना पॉलिटिकल करियर चालू किया था। और वहीद हसन ऐसा है जो पिछले 25-30 सालों से पार्टी से जुड़ा है, ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता था, उसको साइडलाइन कर दिया गया। अब समस्या क्या हुई, अब जब अब्दुल्ला यमीन ने मुइजू का नाम प्रपोज किया तो चाइना ने कहा कि भाई हमें नाम से मतलब नहीं, हमें आपकी पार्टी को जिताने से मतलब है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई वो प्रोजेक्ट्स की स्पेस हमें वापस मिल जाए। अब हुआ यही कि जैसे ही 2023 में चुनाव हुए, ये जो कंटिन्यूसली बिल्ट एंटी इंडिया सेंटीमेंट चल रहा था, इस एंटी इंडिया सेंटीमेंट को इन्होंने पकड़कर मुइजू के थ्रू चलाने की कोशिश करी। लेकिन चाइना ने मुइजू के ऊपर इतना पैसा क्यों लगाया? क्योंकि चाइना को ये पता था कि भाई वहीद हसन जो है एक एजेड आदमी है
और वहीद हसन को कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन मुइज़ू जो है एक यंग आदमी है, और यंग आदमी को कंट्रोल करके जिस प्रकार से एंटी इंडिया सेंटीमेंट चलाना है वो कामयाब होगा। इसी रीज़न से जैसे ही अब्दुल्ला यमीन ने मुइज़ू का नाम प्रपोज किया था अगस्त 2023 में कि इसके चुनाव नाम पे मैं सहमति देता हूँ और वहीद हसन को नहीं देता हूँ, तो वहीद हसन जो है उस समय निराश हो गया। लेकिन मुइज़ू के थ्रू कैंपेन चलाकर चाइना ने अब 2 पॉइंट बोलने चालू कर दिए पूरे इलेक्शन कैंपेन में। पहला कैंपेन में पॉइंट ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई भारत की जो ट्रूप्स हैं उनको मालदीव से हटाया जाए, और दूसरा ये बोलना चालू कर दिया कि भाई भारत ने जो एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स वगैरह और वो सब वहाँ पर डिप्यूट करे हुए हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, उसको भी हटाया जाए। समझने की आवश्यकता ये है कि भारत ने अपनी ट्रूप्स और भारत ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स वगैरह वहाँ पर क्यों रखे हैं मालदीव से। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन इलाकों में मालदीव्स के पास हैं सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और वहाँ से होता है बहुत सारा मैरीटाइम ट्रेड। और मालदीव से उस इलाके से थोड़ा से ही आगे जाकर अगर हम देखें तो सोमालिया का इलाका आता है। सोमालिया में सोमालियन पायरेसी बहुत होती है, और वहाँ पर क्योंकि समुद्री लुटेरे हैं सोमालिया के रीजन में, तो इंडिया ने वहाँ पर नंबर 1 ट्रूप्स तैनात करके रखी हैं कि किसी प्रकार का कोई ऐसे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पर कोई थ्रेट हो तो हमारी ट्रूप्स तुरंत नंबर 1 जा सकती हैं। नंबर 2, आज की डेट में भारत और मालदीव्स के बीच में एक अग्रीमेंट है जिसके तहत हम मालदीव्स की ट्रूप्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है हमारी ट्रूप्स को वहां डिप्यूट करने का मालदीव में, वो ये भी है कि हमारी ट्रूप्स मालदीवियन एयरफोर्स और मालदीवियन नेवी और आर्मी को ट्रेन भी करती हैं। अब मुइज़ू के थ्रू चाइना ने ये पूरा कैंपेन चलाया। कैंपेन ये था कि भाई भारत को और भारत की ट्रूप्स को यहाँ से हटाया जाए। तो ये पूरे कैंपेन का नाम चाइना ने इंडिया आउट कैंपेन दिया। ट्विटर पे बॉट्स चलाए गए, पूरे ट्विटर पे 60,000 से ज़्यादा प्रतिदिन ट्वीट्स रीट्वीट्स कर एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट नर्चर किया गया। और जैसे ही मुइज़ू का चुनाव में पार्टिसिपेशन हुआ, मुइज़ू जीत गया। अच्छा, अब मुइज़ू जीत गया तो मुइज़ू के जीतने के तुरंत 1 हफ्ते के बाद मुइज़ू ने ये बातें बोलना शुरू कर दी कि भाई इंडिया जो है अपनी ट्रूप्स हटाए, इंडिया जो है वो वापस जाए। सारी समस्या एग्रवेट तब हुई जब भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का एक दौरा किया, और लक्षद्वीप के दौरे में लक्षद्वीप की वो इमेजेस को पोर्ट्रे किया जो आप सभी ने देखी हैं, जो बिल्कुल मालदीव्स के साथ टक्कर में आती हैं। अब इससे मालदीव की एकदम नींदें उड़ गई, क्योंकि मालदीव को ये लगने लगा कि भाई भारत एक ऐसा देश है जिसर से नंबर 1 लेवल पे टूरिस्ट हमारी कंट्री में आ रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट। आज की डेट में अगर हम डेटा देखें तो एक दिन में प्रतिदिन भारत और मालदीव्स के बीच 1250 टूरिस्ट डेली आने जाने में लगे हुए हैं। तो इतना नंबर ऑफ टूरिस्ट अगर मालदीव जा रहा है, और उसके टक्कर में अगर हमने लक्षद्वीप को प्रमोट किया। खैर, लक्षद्वीप में समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि वहां पर अभी तक उस लेवल के होटल्स और रिजोर्ट्स अभी तक नहीं है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि लक्षद्वीप के पास पोटेंशियल नहीं है। प्रधानमंत्री के उन चित्रों ने इस चीज को जाहिर कर दिया कि अगर इस इलाके का एडिक्वेट डेवलपमेंट हुआ आने वाले समय में, तो लक्षद्वीप मालदीव्स को टक्कर देने में पीछे नहीं रहेगा। अब इससे मालदीव्स में और मुइज़ू की सरकार में एकदम हड़कंप मच गया, जिसकी बाद उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ट्वीट्स लिखे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि देखिए, मालदीव एक इस्लामिक देश है, और मालदीव एक इस्लामिक देश होने के नाते अभी तक एकदम बैलेंस्ड आउटलुक रखता था। इवन चाहे अब्दुल्ला यमीन हो, चाहे मोहम्मद नशीद हो या इब्राहिम सोली हो। लेकिन मुइज़ू जो है, क्योंकि एकदम यंग ब्लड है, तो मुइज़ू की तरफ से एक चीज और भी हुई। मुइज़ू ने अपने घर में एक बहुत बड़ा विशाल 60 फुट का झंडा लगाया हुआ है, और झंडे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्री पैलेस्टीन फ्रॉम इजराइलीज। अब इस चीज की वजह से इसराइल भी आज की डेट में पैलेस्टीन की अथॉरिटी के साथ, जब उसकी हमास के केस में एक लड़ाई चल रही है, और जो हमास ने आतंकवादी हरकतें करी हैं इसराइल के ऊपर, जब उनके बीच में एक लड़ाई चल रही है, तो इसराइल भी आज की डेट में मुइज़ू के इस एटीट्यूड से बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये जो पूरा इवेंट्स हुए, आपको अब एक चीज तय हो गई होगी और समझ आ गई होगी कि ये इवेंट्स बहुत समय से बिल्डअप हो रहे थे। अच्छा, अब सवाल क्या उठता है? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अब भारत को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, भारत को वॉलंटरीली अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए भारत अपने ट्रूप्स को वॉलंटरीली विड्रॉ करता है, तो मुइज़ू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वो ये कहेगा कि भाई देखिए, मैंने आपको इलेक्शन प्रॉमिस किया था,
और मैंने इलेक्शन प्रॉमिस को फुलफिल किया। भारत अगर मान लीजिए ट्रूप्स को विड्रॉ करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कमजोर हुआ, इनफैक्ट भारत और मजबूत हुआ। आप सोच के देखिए, भारत अगर अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेता है, उसके सवाए उसके अलावा भी भारत के जो प्रोजेक्ट्स अभी भी मालदीव में चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को वो कंटिन्यू करे। मुइज़ू की सरकार ने ये बात तो पहले ही बोल दी है कि भाई हमें आपके प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। आज की डेट में एफकॉन्स नामक कंपनी हो गई, टाटा हो गए, ये सारे लोग जो हैं आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। आप चुपचाप ट्रूप्स को विड्रॉ करके प्रोजेक्ट्स पे कार्य जारी रखिए। अगर आप प्रोजेक्ट्स पे कार्य जारी रखेंगे तो भूलिएगा मत, आपका इम्पैक्ट पीपल पे होगा, लोगों पे होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी फर्क बताया था कि जब भारत किसी प्रकार का प्रोजेक्ट मालदीव में करती है तो उस प्रोजेक्ट के दौरान हम लेबर मालदीव्स की लेते हैं। आपको लोगों से जुड़ना है और भारत को ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों के प्रतीक बनानी है। और अगर भारत अपने प्रोजेक्ट्स चुपचाप करता रहे, लोगों के बीच जाकर लोगों का दिल जीतता रहे, इसके साथ साथ भारत को दूसरा काम एक क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि आज की डेट में वहीद हसन, जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव का नेता है, जिसको साइडलाइन करके मुइज़ू को राष्ट्रपति बनाया गया है, वहीद हसन मुइज़ू को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो चुपचाप मालदीव्स में रहते हुए, इब्राहिम सोली के साथ एंगेज करते हुए भारत को कोशिश ये करनी चाहिए आने वाले समय में कि वो वहीद हसन को कल्टीवेट करे। और अगर वहीद हसन को कल्टीवेट कर कर कुछ ऐसी परिस्थिति आने वाले चंद महीनों में पैदा कर दी गई कि वहीद हसन बहुत सारे पार्टी के एमपीज का सपोर्ट लेके इब्राहिम सोली के पास आया और इब्राहिम सोली और वहीद हसन के बीच में जुगलबंदी कराकर अगर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वहीद हसन को राष्ट्रपति घोषित करवा दे, तो इस केस में मुइज़ू आइसोलेट हो जाएगा और मालदीव में ऑटोमेटिकली एक रजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है कि इस पूरे प्रोसेस में आज की डेट में वॉलेंटरीली ट्रूप्स विड्रॉ करना भारत के लिए एक एडवांटेजियस पॉइंट है, क्योंकि उसके बिहाफ पर आप उनको अपसेट करे बिना चुपचाप साइलेंट लेवल पर लोगों के प्रति काम करते रहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर आप मालदीव के लोगों से बात करेंगे तो मालदीव के लोग तो आज भी यही बात बोलते हैं कि भाई हमें जो